सारे बच्चे मुझे अम्मा बोलते हैं और अब तो मैं थिएटर के जगत में अम्मा के नाम से मशहूर हो गई हूँ। जितनी भी टीम है ऑल ओवर इंडिया वो मुझे अम्मा के नाम से ही जानते हैं। ऑन स्टेज आप पति पत्नी भी हो सकते हैं, प्रेमी प्रेमिका भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ स्टेज तक। IAS PCS का जब एग्ज़ाम देने जाता है उसको वॉच करना शुरू कर दिया जाता है जैसे वो गेट में एंटर होता है। थिएटर ना तो कोई हॉल है ना कोई स्कूल है, ये एक कला है अपने आप को निखारने की। नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी डिब्राल और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी कोशिश होती है मैं अपने कोटद्वार से, अपने उत्तराखंड से और अपने समाज से कुछ ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तित्व को चुनकर लाती हूँ जो समाज के लिए कुछ ना कुछ अलग कर रहे होते हैं, ये अपने पैशन को जी रहे होते हैं, अपनी हॉबीज़ के लिए काम कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं उनके पास एक अच्छा खासा अनुभव भी होता है। आज मेरे सामने एक शख्सियत बैठी हैं, महिला हैं और बिल्कुल अलग हटकर काम कर रही हैं। मैं कहूँगी हमारे इस गढ़वाल क्षेत्र में बहुत कम महिलाएं हैं जो सीधे सीधे थिएटर से जुड़ी हुई हैं। और आज मैं स्वागत करूँगी सामने बैठी डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा जी का, जिन्होंने प्रोफेसर की जॉब छोड़कर, पॉलिटिकल साइंस में प्रोफेसर थी कॉलेज में, उसको छोड़ा और कहीं ना कहीं था कि अपनी हॉबी के लिए काम करना है और फिर उन्होंने कोटद्वार में आकर 1990 से वो थिएटर से जुड़ी हैं। तन्वी थिएटर ग्रुप के नाम से थिएटर पर काम कर रही हैं, हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को थिएटर की ट्रेनिंग भी दे रही हैं। तो आइए मिलते हैं और जानते हैं उनके सफ़र के बारे में। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो थोड़ा सा पहले आप अपने बारे में अगर बता पाएँ। मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है। बेसिकली मैं बरेली की रहने वाली हूँ और क्योंकि मेरे हस्बैंड हाइडल में जॉब करते थे और 1990 में वो यूपी में बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में धामपुर एक जगह है, वहाँ रहते थे और वहाँ प्रोफेसर की एक सीट भी थी। मैंने वहाँ अप्लाई किया एंड मेरा सौभाग्य था कि मैं वहाँ सेलेक्ट हो गई और 1990 से मैंने वहाँ पॉलिटिकल साइंस की टीचर के रूप में पढ़ाना शुरू कर दिया था। चूँकि थिएटर का शौक़ शुरू से था, बचपन से स्कूल लाइफ में मंच पे आती रहती थी, तो उस शौक़ ने जब हमें अपने स्कूल के कल्चरल प्रोग्राम्स को करवाने का मौका दिया तो वो फिर परवान चढ़ गया। और वहाँ से बच्चों को थिएटर सिखाने के साथ साथ उन्हीं दिनों में एक प्रोग्राम शुरू हुआ था HRD की ओर से, जो विवेकानंद जयंती मनाई जाने लगी थी। विवेकानंद जयंती पे ऑल ओवर मतलब इंडिया वो हर स्टेट से एक टीम बुलाते थे। तो हमें भी मौका मिला, हमारे पास कॉलेज में इंफॉर्मेशन आई कि अगर आपके यहाँ से कोई नाटक ग्रुप जाना चाहता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हमने बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में कंपटीशन में भाग लिया और सौभाग्य से वहाँ आगे बढ़ के हम लोग स्टेट लेवल पर गए। स्टेट लेवल से भी फर्स्ट आए हम और इसके बाद पहली बार हम कलकत्ता गए थे यूथ फेस्टिवल में। तो सारे बच्चों को भी अच्छा लगा और फैक्ट ये है कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा इतनी सारी भीड़ के सामने। वहाँ से हमने प्ले करना शुरू किया। धीरे धीरे ये फेस्टिवल यूनिवर्सिटी के लेवल पर भी होना शुरू हुआ था उन्हीं दिनों। तो यूनिवर्सिटी लेवल पे हमारी यूनिवर्सिटी नॉर्दर्न जोन में आती थी और नॉर्दर्न जोन में इधर पंजाब के पूरा क्षेत्र आता था, तो हमने वहाँ ले जाना शुरू किया। अमृतसर वगैरह हम अपने लेवल का जितना हम तैयार कराते थे, चूँकि मैंने टेक्निकल ट्रेनिंग कहीं नहीं ली थी, तो जितना मुझे शौक़ के कारण मैंने सीखा था उतना मैं करवा के ले जाती थी टीम्स को। लेकिन जब हम पटियाला और लुधियाना में हम प्ले लेके गए, तो चूँकि पटियाला में MA थिएटर है, वहाँ के बच्चों ने जब परफॉर्मेंस दी तब मुझे लगा कि वास्तव में नाटक सिर्फ ये नहीं है कि एक स्टोरी उठाई आपने और प्ले कर दिया, इसकी और विधाएं हैं। जब हम मूक अभिनय करते हैं तब फिर वो माइम कहलाता है। इसके अलावा स्किट होती है जिसमें हम प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं करते, अपने जो बच्चे हैं, कलाकार हैं, उनको ही एज ए प्रॉपर्टी बनाते हैं। टेबल बनना है तो बच्चे को झुका के टेबल बनाया, चेयर बनना है तो बच्चे को घुटनों के बल मतलब बैठाल के उसको चेयर बना दिया। तो इस विधा का भी मुझे नॉलेज हुई। फिर इन द मीन टाइम मुझे पता लगा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है जो कि बच्चों को ट्रेनिंग देता है और बच्चों को प्रोफेशनली तैयार करता है। तो मैंने बच्चों को इंसिस्ट किया कि मैंने कहा तुम लोग अप्लाई करो, क्या पता किस्मत से आ ही जाएगा। तो मुझे खुशी है
कि मैं 1990 से लेके 2004 तक मैंने वहाँ कराया, और इन द मीन टाइम मेरे 3 बच्चों ने NSD क्वालिफाई किया। आज वो अच्छी तरह से इस्टेब्लिश हैं। एक बच्चा मूवी में आ रहा है, एक बच्चे ने अपना अलग थिएटर ग्रुप बना लिया है, और एक बच्चा देहरादून के एक एक्टिंग स्कूल में टीचिंग कर रहा है। बहुत बढ़िया। लेकिन चूँकि मेरे दोनों बच्चे जॉब में लग गए थे और हम हस्बैंड वाइफ अलग अलग रह रहे थे, तो बच्चों ने इंसिस्ट किया कि मम्मी अब आप जॉब छोड़ के पापा के साथ रहो, क्योंकि आप जानती हैं पहाड़ में जॉब करके और फिर खाना बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो मैं जाके इनके साथ रहने लगी। तो फिर आप कोटद्वार आ गई? हाँ, मैं कोटद्वार आ गई। 2004 में मैं कोटद्वार आ गई थी। फिर यहाँ आने के बाद मेरे स्टाफ के बच्चों से जब मुलाकात हुई, बातचीत के दौरान मुझे लगा कि उनमें नॉलेज तो है, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। शाइनेस है, शब्दों का चयन करना नहीं आता है। तो मैंने उनको कहा कि तुम मेरे यहाँ आओ, मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगी। तो चूंकि स्टाफ की बात थी, सब लोगों ने भेज दिया, बच्चे आए और उन्हें भी मज़ा आने लगा। अब बात वही उठती है कि गार्जियंस को पता होना चाहिए मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो हमने उसका शो करने की ठानी। क्योंकि उस समय यहाँ ऑडिटोरियम नहीं बना हुआ था, तो हमारे हाइडल में ही जो यहाँ के SDO थे, वो कहने लगे मैडम कोई बात नहीं, आपने तैयार कराया है, हम 15 अगस्त पे आपको यहाँ मंच देंगे। और पूरी तैयारी उन्होंने की। हमने बिजली घर में जो ग्राउंड एरिया है, वहाँ पे हमने अपना पहला शो किया। और वो नाटक था गढ़वाल की पृष्ठभूमि को अगर मैं कहूँ, अदरवाइज़ नले आंपू से, कि वो शराब के दुष्परिणाम क्या होते हैं, उसको लेके वो नाटक था। और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। बच्चों के गार्जियन आए थे, उन्हें भी अच्छा लगा कि उनके बच्चे कुछ सीख रहे हैं। धीरे धीरे मेरा मतलब पहुंचने लगी बात कि एक मैडम है जो सिखाती हैं। तो फिर मेरी एक फ्रेंड हाइडल में ही थी, उनके यहाँ मुझे एक महिला मिली। वो कहने लगी कि आप, मैंने सुना है कि आप कुछ सिखाती हो, आप मेरे बच्चों को सिखाओगे? मैं कहा बिल्कुल सिखाऊंगी। फिर धीरे धीरे बच्चे आने मेरे पास शुरू हुए सीखने के लिए। एक बात मैं आपको और बताऊं कि मैंने, चूँकि मेरी हॉबी थी और मैं चाहती थी कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर हम पैसे के पीछे भागते हैं फिर हम क्वालिटी नहीं दे पाते। तो मुझे था कि मैं क्वालिटी दूँ यहाँ के लिए, गढ़वाल के लिए। तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाना शुरू किया और आज की तारीख तक मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाती हूँ। तो मैम, आप क्योंकि जॉब में थी तो एक अच्छा सैलरी का पैकेज भी रहा होगा। हाँ, तो कभी घर वालों की तरफ से ये बात नहीं होती है कि भाई अच्छा खासा सैलरी थी और अब आप घर का पैसा भी लगा रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप सिखा रहे हो? नहीं, इसके लिए मैं अपने हस्बैंड को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इसके लिए कभी इंसिस्ट नहीं किया कि आप पैसा लें। हाँ, उन्हें दिक्कत होती थी कि वो लंच टाइम में आए हैं और पता लगा मेरी भीड़ जो मैं है वहाँ मैं नाटक करा रही हूँ, तो थोड़ा सा नाराज़ होते थे। बट चलता है गृहस्थी में इतना। हाँ, क्योंकि आप जब करवा रही हैं तो ठीक है, आप सिखा तो सकती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बट आपको कहीं शो करने हैं, आपको वो चीज़ दिखानी भी है। आप तो कैसे मैनेज करती हैं मैम फिर आप उसको फाइनेंशियली कैसे उसको? फाइनेंशियली अगर मुझे यहाँ कोटद्वार में करना होता था तब तो मैं अपने पास से ही खर्चा करती थी, जो भी होता है 10,000 5,000 जो भी हुआ मैंने किया। लेकिन हमारे जैसी ऑल ओवर इंडिया बहुत संस्थाएं हैं। तो जब मुझे पता लगा कि यहाँ हो रहा है, देहरादून में एक संस्था है प्ले करवाते थे, उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि मुझे पता लगा कोटद्वार में थिएटर हो रहा है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं वहाँ लेके गई। तो किराया भी पूरा पड़ता है। मैंने बच्चों से कहा, मैंने कहा ठीक है किराया तुम दो, बाकी सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। प्रॉपर्टी का, मेकअप का, कॉस्ट्यूम का सारा खर्चा मैंने उठाया, जैसा मैं यहाँ उठाती थी। किराया उन बच्चों से लिया। जब वहाँ मैं पहुँची तो वहाँ मुझे और जगह की टीम्स भी मिली। फिर उन लोगों ने इन्वाइट करना शुरू किया। मैं आसाम तक लेके गई हूँ। अच्छा। हाँ, कलकत्ता, आसाम, बॉम्बे, ऑल ओवर इंडिया लगभग मैंने घूम लिया इस थिएटर के लिए। तो थिएटर के लिए या कहीं अपनी हॉबी के लिए? हाँ, अपनी हॉबी के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे अच्छा, हम लोगों के लिए बेनिफिट ये था कि रेलवे से हम कलाकारों के लिए 75% कंसेशन मिलता है। अच्छा। हाँ, ये बात मुझे नहीं मालूम थी। हाँ, तो अब नहीं मिलता है क्योंकि कोरोना टाइम में वो बंद कर दिया गया था। अच्छा। तो तो अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से वो चालू हो जाए, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है। तो हम लोगों को जब चूंकि 75% कंसेशन मिलता है तो गार्जियंस को भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी किराया देने में। फिर उन्हें लग रहा था कि हमारे बच्चे कुछ सीख तो रहे हैं, क्योंकि देखिए टूर भी अपने आप में एक एजुकेशन है। हाँ, बच्चों को सोसाइटी में मूव करने का मौका मिलता है, उन्हें अच्छे बुरे की पहचान होती है। तो गार्जियंस को ये लगता था कि अगर इतना पैसा देने के बाद हमारे बच्चे कुछ एक्स्ट्रा सीख रहे हैं और ना भी सीख रहे हैं तो घूम के आ रहे हैं, तो वो दे देते थे, प्रोवाइड करा देते हैं। और कर रहे हैं हम लोग उसको।
तो मैम, जब आपने जो तन्वी आपका थिएटर ग्रुप है, आपने उसको प्रॉपर, आपका रजिस्टर्ड ग्रुप है और कोटद्वार में आपने उसको शुरू किया, तो कोटद्वार का जैसे मैं जानती हूँ तो बहुत मेट्रोज़ वाला माहौल नहीं है यहाँ पर, तो बच्चों को भेजने में, स्पेशली मतलब गर्ल्स को भेजने में, दूर भेजने में कभी या फिर क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आई हैं आपको यहाँ पर? हाँ, शुरू में मेरे को थोड़ा सा दिक्कत आई थी, लेकिन मैंने वेरी फर्स्ट डे एक नियम बनाया था कि पहली चीज़ तो जब बच्चे आते हैं और लड़की आती है ख़ास तौर से, तो मेरा कहना होता था कि आप अपने गार्जियन को लेके आइए। सबसे पहले मैं उनके गार्जियन से मिलती थी, और चूँकि आप अगर बातचीत कर रहे हैं ना, तो सामने वाला जज कर सकता है कि आपका मोटो क्या है कोई काम करने का। तो शायद उन्हें लगता होगा कि हाँ, ठीक सी महिला है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी भेजने में, तो वो हो गया। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि जब आप काम करने लगते हैं ना, तो आपको अप एंड डाउन्स भी पता लग जाते हैं कि क्या होने वाला है। तो बच्चों के साथ मेरे जो मैं अपनी संस्था के नियम बताती थी, उनमें पहला यही होता था कि आप कोई भी कैरेक्टर कर रहे हैं ऑन स्टेज, आप पति पत्नी भी हो सकते हैं, प्रेमी प्रेमिका भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ स्टेज तक। स्टेज से उतरने के बाद मैं ये भी नहीं कहती कि आप भैया बोलो या ये बोलो, आप फ्रेंड हैं बिल्कुल खुले दिमाग से, क्योंकि आप भैया वगैरह का रिश्ता बना लेते हैं, फिर आपको पति पत्नी का रोल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए एज ए फ्रेंड आप रहिए। और एक चीज़ और है कि हम लोग पारिवारिक कोई भी फंक्शन होता है ना, सब एक दूसरे को बुलाते हैं। मेरे ग्रुप के हर बच्चे का परिवार हर दूसरे बच्चे के परिवार को जानता है, इवन उनके मम्मी पापा, उनका रहन सहन। तो इस तरह से हम लोगों की एक फैमिली बन गई। आज हम ये कहते हैं कि हमारी तन्वी परिवार है। इवन अगर हम मतलब इनविटेशन कार्ड भी छपवाते हैं तो नीचे लिखा जाता है आमंत्रण तन्वी परिवार की ओर से। हर बच्चे को बराबर वैल्यू मिलती है। अगर कहीं कलेक्शन करना है तो मैं भी उतना ही कलेक्शन करती हूँ जितना कि बच्चों से करवाती हूँ। और दो चीज़ों में मैं बहुत, और संस्थाओं को भी मैं कहना चाहूँगी कि बहुत स्पष्ट रहती हूँ कि जितना कलेक्शन होता है मैं कभी अपने हाथ से नहीं करती। ग्रुप के एक बच्चे को देती हूँ कि आप सबका कलेक्शन करिए और आप सारे खर्चे लिखिए। इसके बाद जब हम ट्रिप करके आते हैं वापस, तो वो खर्चा और कलेक्शन पूरा पढ़ा जाता है। इसके साथ साथ एक मीटिंग हम लोग और करते हैं जिसको हम बोलते हैं कि हम मतलब क्रिटिसिज्म होता है कि आपको ट्रिप के दौरान किसी बच्चे से कोई प्रॉब्लम हुई क्या, तो आप खुल के बोलिए, इसके नहीं कि वो नाराज़ हो जाएगा, आप मुझे बता रहे हैं। तो सब बच्चों को होती है प्रॉब्लम, तो मुझे भी मौका मिलता है कि आगे से बच्चों में वो प्रॉब्लम ना हो, उसे संभालूं मैं। कहीं बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है कि उन्होंने खाया और हमें पूछा भी नहीं, हम वहाँ खड़े हुए थे। छोटी छोटी बातें होती हैं जिस पर बच्चे नाराज़ हो जाते हैं। तो उन बच्चों में आपस में बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। जब वो लंबे समय तक हमसे जुड़ते हैं तो उन्हें लगता ही नहीं है, वो सारे बच्चे मुझे अम्मा बोलते हैं। और अब तो मैं थिएटर के जगत में अम्मा के नाम से मशहूर हो गई हूँ। जितनी भी टीम है ऑल ओवर इंडिया वो मुझे अम्मा के नाम से ही जानते हैं। जी, ये तो मुझे पता है। तो अच्छा है बच्चों को। अभी कोरोना टाइम में मैंने बंद कर दिया था कुछ समय के लिए, तो दोबारा से बच्चों को जोड़ने में थोड़ा दिक्कत आ रही है मेरे को। इस समय मेरे पास बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहती हूँ कि अगर आप अपने बच्चों का विकास चाहते हैं, आप अपने बच्चों की एबिलिटी को बाहर लाना चाहते हैं, तो थिएटर एक सबसे अच्छी विधा है। इसके लिए आप अगर प्रोफेशनली ये जोड़ें कि बच्चा टाइम किल कर रहा है, वो नहीं कर रहा होता है, उसके अंदर जो कुछ है वो निकल के बाहर आता है। मेरे ग्रुप के बहुत से बच्चे बड़े अच्छे राइटर निकले, वो सोच भी नहीं सकते थे कि वो कुछ लिख सकते हैं, आज वो राइटर हैं, पोएट बने हुए हैं। एक बच्चा हमारा बहुत अच्छा डायरेक्टर है, एक बच्चा बॉम्बे में एक्टिंग में है, प्रदीप भारती, अगर आप नाम जानते होंगे। हाँ, एक्टिंग के क्षेत्र में काम कर रहा है, और एडिटिंग में, इसमें उसमें तो कई बच्चे हमारे यहाँ के आराम से वहाँ सेटल हैं। एक बच्चा बहुत अच्छा यूट्यूबर है यहाँ का, पीकू। हाँ, अभी कुछ टाइम पहले हमने उसका पॉडकास्ट भी लिया है। अच्छा। तो उसने बताया है कि वो आपसे जुड़ के भी काफ़ी कुछ उसने सीखा है। हाँ। तो बच्चे मतलब ऐसा नहीं है कि आपके एक्टर बनना है, बॉम्बे ही जाना है आपको तभी काम मिलेगा। छोटे छोटे और लाइटमैन बन सकते हैं, कैमरामैन बन सकते हैं, एडिटर बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं, डायरेक्टर बन सकते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर बन सकते हैं। एक बच्चा हमारे यहाँ का, उसने एमए थिएटर किया, एमए थिएटर करने के बाद नेट क्वालिफाई किया
और आज वो प्रोफेसर है, PhD कर ली उसने, अभी कंप्लीट हुई है, और उसकी कॉल आनी शुरू हो गई कि आप हमारे यहाँ पढ़ाने आ जाइए। क्योंकि एक तो थिएटर सब्जेक्ट बहुत कम स्कूलों में है, आपके आगे कंपटीशन बहुत कम है। आप इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, आपके सामने एक लाइन लगी होती है कंपटीटर्स की। एक चीज़ मैम, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप, क्योंकि थिएटर वाला जो आप है टेक्निकल वाली बात जो कर रही हैं, मैं आपके माध्यम से, मैं क्योंकि जिस माहौल में हम लोग रहते हैं, और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लोग प्रॉपर थिएटर होता क्या है इसके लिए अवेयर ही नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों को बस ये लगता है कि आपको जाना है स्टेज में, कुछ एक्टिंग करनी है और बस हो गया। तो आप थोड़ा सा हमारे जो दर्शक हैं या जो पेरेंट्स हैं, बेसिकली आप अगर टेक्निकली बता पाएँ थिएटर विधा है क्या, और कैसे ये ऑल राउंड जो डेवलपमेंट है उसमें कैसे भागीदार है ये। देखिए, आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताऊँ। शुरू में जब हम बच्चे आते थे और उनसे पूछते थे थिएटर क्या है, तो कहते थे पिक्चर हॉल। थिएटर का मतलब पिक्चर हॉल है। लेकिन वास्तव में थिएटर ना तो कोई हॉल है, ना कोई स्कूल है, ये एक कला है अपने आप को निखारने की। जब हम बच्चे को अपने यहाँ लेते हैं तो सबसे पहले उसकी स्पीच पे काम करते हैं। यहाँ अधिकतर आपने देखा होगा शा शुद्ध शब्द है, सा बोलते हैं, हमें शादी में जाना है। हाँ, शादी नहीं है ना, शादी नहीं बोलते हैं। और हमारी हिंदी भाषा इतनी समृद्ध भाषा है कि जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है, वही बोला जाता है। तो बच्चों को ये ज्ञान कराना कि आप अपनी भाषा से जुड़िए। आप अगर गढ़वाली हैं तो गढ़वाली भाषा की टेक्निकल चीज़ को जानिए। यद्यपि मैं गढ़वाली समझ लेती हूँ, बोल नहीं पाती, लेकिन फिर भी मुझे पता है गढ़वाली भाषा में हम थोड़ा जल्दी बोलते हैं। अगर आप एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, एक अच्छे प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आपको स्पीच थेरेपी होनी चाहिए। जल्दी अगर आप बोलेंगे तो आप तो माइक की विधा से जुड़ी हुई हैं, शब्द ओवरलैप होने शुरू हो जाते हैं और जो कन्वे आप करना चाह रहे हैं वो कन्वे नहीं हो पाता। तो स्पीच के बीच में, शब्दों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, जो ऐसा भी न लगे कि आप चुप हो गए और ऐसा भी न लगे कि आप इतनी जल्दी बोल रहे हैं कि सामने वाले के ऊपर से उतरता चला जा रहा है। तो स्पीच थेरेपी होती है हमारे यहाँ। दूसरी चीज़ होती है कि हम रीडिंग करवाते हैं, और रीडिंग करने में लोग वह कहते हैं क्या है रीडिंग करने में, कोई भी कर लेगा, लेकिन रीडिंग की अपनी एक कला है। अगर आप पढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं तो आप अटकेंगे ज़रूर बीच में, लेकिन एक थिएटरिस्ट जो है वो कभी भी बीच में बोलते हुए अटकेगा नहीं। और उसके पीछे का मैं आपको कारण बताऊं। हम सिखाते हैं बच्चों को कि अगला शब्द देखो, पिछला शब्द बोलो। तो आप फ्रिक्वेंटली, अगला शब्द पे आपकी नज़र है तो पिछला शब्द आपके दिमाग में है, आप फ्रिक्वेंटली बोलते चले जाएंगे जी। तो स्पीच में आपको प्रॉब्लम नहीं आती। तीसरी चीज़ ये होती है कि हम यूं ही अगर बोलें, शुरू में आप किसी भी बच्चे से बुलवाइए, वो ऐसे बोलेगा जैसे रीडिंग कर रहा है। लेकिन अगर आप वक्ता हैं, अगर आप नेता हैं, अगर आप प्रोफेसर हैं, या आप सोसाइटी में बैठ के किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जब तक आप अपने शब्दों को में एक डायरेक्ट पिच नहीं देंगे, आपका उतार चढ़ाव शब्दों का, आपका भाव, आपका रुकने का मतलब कॉमा फुल स्टॉप क्या है, कॉमा के पे कितनी देर रुकना है और फुल स्टॉप पे कितनी देर रुकना है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम थिएटर में सिखाते हैं बच्चों को। और मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगी, लेकिन मेरे ग्रुप के बच्चे अगर, और जो थिएटर को जानता है, अगर कहीं भी खड़े होकर बात कर रहे होते हैं तो उनसे पहला क्वेश्चन पुटअप होता है कि आप थिएटर करते हो। मतलब एक पर्सनालिटी अलग निकल के आती है थिएटर में। हाँ, वो आपकी पर्सनालिटी से रिफ्लेक्ट होता है कि आपको पता लगता है कि इस बच्चे में इवन मतलब वॉकिंग कैसे करनी चाहिए। बहुत से लोगों की चाल इतनी अच्छी होती है कि आप रोड पे जा रहे हैं उसकी चाल से अट्रैक्ट होते हैं कि क्या पर्सनालिटी है, कैसे चल रहे हैं। और बहुत से लोग चलते हैं वो हिल के ऊंचा नीचा करके चल रहे होते हैं, कितना भी अच्छा ज्ञान होगा उन्हें, लेकिन उनकी चाल उनको बर्बाद कर देगी। और आप मानिए कि कोई भी IAS PCS का जब एग्ज़ाम देने जाता है, उसको वॉच करना शुरू कर दिया जाता है जैसे वो गेट में एंटर होता है। वो बैठा कैसे है, वो चल कैसे रहा है, वो क्वेश्चन के जवाब कैसे दे रहा है, सही दे रहा है गलत दे रहा है वो तो बात की बात है, दे कैसे रहा है, उसका वे ऑफ स्पीच क्या है। तो ये सब चीज़ें हम थिएटर में सिखाते हैं। और मैंने पहले भी ये कई बार कहा है कि मेरा उद्देश्य थिएटर सिखाने का ये नहीं है कि बच्चे नाटक करें या एक्टर बने। मेरा उद्देश्य है कि बच्चों की पर्सनालिटी डेवलप हो। हाँ। और यहाँ शुरू में जब मैं आई थी तो मैंने बहुत दिनों जानकी, मेरे मोहल्ले के बराबर में एक स्कूल है जानकी नगर में, तो वहाँ मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस लगाई थी। और उसमें मैंने छोटे बच्चों को लिया था, 6 to 12 ईयर के बच्चे थे। और
बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई कि मुझे वो क्लासेस ड्रॉप करने पड़े, मैंने बंद कर दिए। लेकिन गार्जियंस बहुत समय तक ये कहते रहे कि मैडम आप लगाइए, हमारे बच्चे बहुत सीखते हैं। तो उसमें उनको छुटपन में अगर हम कोई चीज़ सिखाते हैं बच्चे को तो वो जल्दी अडॉप्ट करता है उसको, और फिर उसको डेवलप करने का, अपने आप को डेवलप करने का मौका मिल जाता है। जो उसने 6 साल में सीख लिया है उसे अगर वो 12 साल तक रिपीट करेगा, 12वीं साल तक, तो जिस समय वो 12 साल का या 18 साल का यूथ होगा तो उसकी पूरी पर्सनालिटी डेवलप हो रही होगी। तो ये अपने आप में थिएटर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है बच्चों को, और इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपके माध्यम से कि गार्जियन अगर देख रहे हैं, ये सुन रहे हैं, तो अपने बच्चों को मेरे पास तक भेजें, और मेरा मोबाइल नंबर अगर आप फ्लैश कर देंगे उस पर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, वो तो करते ही हैं। तो मुझे अच्छा लगेगा कि अगर मैं सोसाइटी को कुछ दे पाती हूँ तो। एक चीज़ और मैम, क्योंकि आप महिला हैं, आपके पास घर की जिम्मेदारी भी होगी, और आपने ये भी देखा होगा, और फिर आपका कहना था बरेली से हैं, यूपी से हैं, तो कभी ये क्लैशेस आए क्या कि आप बरेली से हैं और उत्तराखंड में गढ़वाल में आप काम कर रही हैं, फिर लेडी भी हैं साथ में? बहुत आए, बहुत आए। तो अच्छा, बता दूँ? नहीं मतलब आप बता सकती हैं ऐसा कोई, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है? एक्चुअली क्या है, जब मैं यहाँ आई थी 2004 में, तो उस समय मेरे यहाँ का एक बच्चा एनएसडी में था, और एनएसडी में 1 साल उनके लिए ये करना होता है कि वो कोई भी फील्ड में जाके कोई थिएटर का काम करें। तो वो मुझसे कहने लगा, क्योंकि मैं लेती नहीं हूँ कभी भी, तो बोला अम्मा मैं गुरुदक्षिणा देना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई क्या दोगे? तो बोला मैं चाहता हूँ कि मैं आपके यहाँ एक कैंप लगाऊँ। तब हमने 40 दिन का कैंप लगाया था। तो जहाँ भी मैं बच्चों को कहने जाती थी कि आप अपने बच्चों को भेज दीजिए, हमारा थिएटर कैंप लग रहा है, तो पहला क्वेश्चन पुटअप होता था किस संस्था से। तो मुझे लगा कि मुझे संस्था बनानी चाहिए। अब संस्था बनाने के लिए लोग चाहिए, लोग ऑब्वियसली यहीं गढ़वाल के ही थे। मैंने उन लोगों से बात की तो वो सब लोग तैयार हो गए। खैर बड़े आराम से मैंने संस्था का निर्माण किया, तन्वी के नाम से मैंने संस्था बनाई। लेकिन शायद उनके दिमाग में कहीं था कि संस्था बनी है तो पैसा भी आएगा इसके पास। तो जब मैंने थिएटर सिखाना शुरू किया तो गॉसिप होने लगी ये कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई ऐसे ही अपना पैसा खर्च करके सिखाएगा, और मैडम वहाँ प्ले कराती हैं तो इतना पैसा, वेडिंग, तब तो ऑडिटोरियम नहीं था तो वेडिंग पॉइंट हायर करने होते थे कि वेडिंग पॉइंट हायर करती हैं, इतना मेकअप करती हैं, ये करती हैं, कौन अपने पास से पैसा खर्च करेगा। और ये बात जब मेरे पास तक आई तो मैंने कहा तुम मुझे उसका नाम तो बता दो कि कौन कह रहा है ये। तो पहले तो आनाकानी की गई, फिर मैंने उनको कॉन्फिडेंस दिया कि मैंने कहा तुम्हारा नाम आगे नहीं आएगा, आप मुझे नाम बता दो। खैर मुझे नाम पता लग गया। एक दिन हम लोग, मतलब हमारे ही उसकी थी महिला, जो हमारी मेंबर थी वही थी, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि मैडम आपके यहाँ आपके हस्बैंड को कोई शौक़ है? क्योंकि मुझे पता है कि 99% लोग यहाँ ड्रिंक करते हैं। तो बोली कि हाँ मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं बहुत। कुछ ऐसी फैमिलियर बातें चल रही थी तो उसमें कहने लगी। तो मैंने कहा अच्छा, तब तो मतलब अपने पास से पीते होंगे। बोली हाँ कभी कभी उनके दोस्त भी आ जाते हैं और ख़ुद भी पीते हैं। तो मैंने कहा लगभग कितना खर्चा आ जाता होगा? तो बोली अजी कभी कभी तो 1 बोतल हो जाती है ख़त्म, कभी आधी पौनी भी होती है। मैंने कहा फिर भी एवरेज, मैंने कहा अगर 1000 रुपये की भी हम बोतल मान लें, चलो 800 की मान लो, चखना वखना सब लगा के 800 रुपये तो खर्च होते ही होंगे डेली के। बोली हाँ लगभग इतना मान लो। मैंने कहा इसका मतलब 2500 रुपये लगभग आप महीने भर में खर्च कर देते हो? बोली हाँ। तो मैंने कहा आप मना नहीं करती? बोली अजी उनका शौक़ है, कैसे मना कर सकती हूँ। मैंने कहा एग्जैक्ट मैं यही आपसे कहना चाह रही थी कि ये मेरा शौक़ है, थिएटर मेरा शौक़ है, इसलिए मैं इस शौक़ के लिए 2500 छोड़ 3000 खर्च करने को तैयार हूँ। तब इस तरह की जो वो थी बंद हो गई। एक जगह आई भी थी एक बात, जब मैं कैंप लगा रही थी उसी समय अब वो लड़का था उस समय, अब तो आदमी बन गया। तो उसने ये कहा था, मतलब भड़काने वाली कहूँ या उसकी नासमझी कहूँ, ये भी हो सकता है नासमझी हो, जो एक ट्रेंड होता है कि ये देसी महिला हैं, आपके बच्चों को भड़का रही हैं, फलाना होगा ढिकाना होगा। तो मैंने कहा भाई देखो, जब बच्चे थोड़ा सा उस कैंप में से निकले तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? समझ में नहीं आ रहा है कि जी हमारी मम्मी नहीं भेज रही हैं हमें। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं भेज रही हैं? बोले आप मम्मी से बात कर लो। बच्चे नहीं कह पाए मुझसे कि क्यों नहीं भेज रही हैं। तो मैंने उनकी मदर से बात की। मैंने कहा कि आप मुझे ये बताइए कि आपके बच्चे जा रहे थे, कुछ सीख के ही आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है आपको? तो बोली मैडम
हमसे किसी ने ऐसा कहा है। इनफैक्ट उनके दिल में भी नहीं था, या तो उनके ऊपर प्रेशर था या क्या रहा होगा, आई डोंट नो, कि ये आप देसी हो। और चूंकि मैं तभी तभी आई थी तो मुझे बाय नेचर भी नहीं जानते थे लोग, तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा ऐसी क्षेत्रवाद की भावना भी है यहाँ पे। मैंने कहा देखिए, वैसे मैं अब आपको इंसिस्ट नहीं करूँगी, अगर आपका मन गवाही नहीं कर रहा है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप भेजो, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बच्चा कुछ सीख रहा है, उसमें कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, तो आप मेरे ऊपर ये वॉच रखो कि मैं आपके बच्चे को बहका तो नहीं रही हूँ। आप बच्चे से डेली पूछो कि आज क्या किया, मैडम ने क्या कहा और उन्होंने क्या कहा। तो बोली ठीक है मैडम, हम भेज देंगे। तो उन्होंने भेजा अपने बच्चों को, और धीरे धीरे तो अब तो मेरे को लगभग 20 साल हो गए। 2004 में मैंने यहाँ संस्था इस्टेब्लिश की थी और अब 24 चल रहा है, 20 साल हो जाएंगे अक्टूबर में। तो अब तो मुझे यहाँ ऊपर वाले का शुक्र है और आज मैं सफल हूँ। लोग मुझे मेरे काम से जानते हैं, भले ही नाम ना जानते हों, लेकिन ये पता है कि हाँ मीनाक्षी मैडम हैं, तन्वी थिएटर है जो कर रहा है। एक चीज़ और मैम, क्योंकि आप मुझे जैसे आपने बताया भी कि आपने कोई टेक्निकल ट्रेनिंग थिएटर की नहीं ली है, कोई आपके इसमें एजुकेशन प्रॉपर नहीं थी, आप थी भी पॉलिटिकल साइंस से, और जो आने वाले बच्चे हैं, आपको लगता है कि इसमें, क्योंकि आप अब एक्सपीरियंस आपको हो गया है काफ़ी, तो आपको लगता है इसमें टेक्निकल ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता पड़ती है आपको कभी ये कमी महसूस हुई? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप जो मैं सिखा रही हूँ कितना गेन कर पा रहे हैं। मैंने टेक्निकल ट्रेनिंग भले ही नहीं ली, लेकिन मेरे यहाँ के बच्चे जो NSD गए, 4-5 बच्चों ने BNA किया लखनऊ से, भारतेंदु नाट्य अकेडमी से, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से 3 बच्चों ने किया। तो मैं कभी भी ये नहीं मानती कि मेरे स्टूडेंट हैं, मैं इनसे नहीं सीख सकती। सीखना एक सतत प्रक्रिया है। तो जब वो बच्चे वहाँ से पढ़ के आते थे तो मैं पूछती थी उनसे कि तुम्हें क्या क्या सिखाया जाता है वहाँ, क्योंकि मैंने भी कभी NSD का मुंह नहीं देखा था। तो मुझे ये क्यूरियोसिटी थी कि मैं जानूँ कि ये लोग टेक्निकली क्या पढ़ाते हैं। तो उन्होंने बताया कि अम्मा ये कराया जाता है, वॉइस एक्सरसाइजेज होती हैं, ये तो मैं पहले कराती हूँ। बोले 90% तो वो कराया जाता है जो आप कराती हो। स्कूल में थिएटर को कितना ज़रूरी मानती हैं आप? देखिए, अभी बीच में गवर्नमेंट ने पॉलिसी चलाई थी, थिएटर में ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में थिएटर को रखा था एजुकेशन में, और यहाँ TCG स्कूल में थिएटर एज ए सब्जेक्ट रहा भी है। अच्छा। लेकिन वही बात है कि यहाँ आपको अगर कोई टीचर रखना है तो वो B.Ed भी होना चाहिए, उसके पास इस चीज़ का सर्टिफिकेट, इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। अब जो मेरे यहाँ से सीख के गए थे बच्चे, तो उन बच्चों ने वहाँ शुरू किया पढ़ाना। अब वो 3 साल रख सकते हैं, 3 साल के बाद उन्हें एफिलिएशन लेना होता है कि हमारे पास ट्रेंड टीचर है। तो प्रॉब्लम वही आती है कि जो बच्चा अब पढ़ा रहा है वो B.Ed करने तो नहीं जाएगा, वो करने तो नहीं जाएगा, तो वही 3-3 साल पढ़ाने के बाद बच्चों को वहाँ से हटना पड़ा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हर साल वो टीचर बदलते हैं तो उनके पास एक्सपीरियंस की कमी हो जाती है। तो धीरे धीरे करके उन्होंने थिएटर एज ए सब्जेक्ट हटा ही दिया अपने यहाँ से। लेकिन कभी आपकी उनसे मुलाकात हो तो आप पूछिएगा कि थिएटर जब एज ए सब्जेक्ट उनके वहाँ था तो इतने टैलेंटेड बच्चे निकले, क्योंकि हम लोग ना एक्सरसाइजेज भी कराते हैं बच्चों को। जैसा मैंने बताया कि हम टंग एक्सरसाइज कराते हैं प्रोनाउंसिएशन के लिए, वहीं हम एक्सरसाइज कराते हैं कि याद कैसे रख सकते हैं। यहाँ हमारे एक सज्जन हैं, राजेंद्र अग्रवाल जी करके हैं, और वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। मतलब हमारे यहाँ की बॉलीवुड की जो मूवीज़ हैं उनमें काम करते हैं। BL में है, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम थी, उन्हें याद नहीं रहता था, इसलिए वो जो मुंह के अभिनय थे वो तो करते थे, कहीं भी एक्टिंग करनी है वो कर लिया, लेकिन उन्हें डायलॉग नहीं दिए जाते थे। और कहीं एक एक्टर के मन में कसक होती है कि मैं डायलॉग डिलीवरी भी करूं। उन्होंने कहीं मेरा नाम सुना होगा, वो मेरे पास आए। तो पहले तो मैं आश्चर्यचकित थी कि ये फुलफिल आदमी मेरे से कैसे करेगा। मैंने उनसे कहा कि आप टाइम दे पाएंगे, आप जॉब करते हैं? बोले मैडम मुझे बस ये करना है कि मैंने सुना है कि आप कोई एक्सरसाइज कराती हैं जिससे याद रहता है। उनका बिल्कुल कराती हूँ। तो बोले आप मुझे वो एक्सरसाइज बता दीजिए, मैं घर पे करता रहूँगा। और उन्होंने वो एक्सरसाइजेज की और आज वो विद डायलॉग मूवीज़ में आते हैं, और मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरा एक स्टूडेंट मूवी में आ रहा है। नहीं, ये तो अच्छी बात है। मुझे लगता है मैम, जो थिएटर वाला पार्ट है, जैसा आप कह रहे हैं, ऑल राउंड डेवलपमेंट करता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट उससे अलग अचीवमेंट है। क्या जो बच्चे आजकल डिप्रेशंस में हैं, बहुत तनाव में रहते हैं, थिएटर उसमें किस तरह से हेल्प कर सकता है?
देखिए, 2 तरह से हेल्प करता है। बच्चे जब डिप्रेशन में होते हैं तो उनकी सोसाइटी गलत होती है, ठीक है। हमारे यहाँ ड्रग्स का, इसका आप बहुत से बच्चे देखेंगे सिर्फ टाइम किल करते हैं शाम का, या तो सिद्धवली के रेलिंग पे बैठे मिल जाएंगे या कहीं गप लगाते मिल जाएंगे। तो मैं ये मान के चलती हूँ, या मैं कहती हूँ अपने बच्चों से भी, कि मुझे आपकी पढ़ाई का समय नहीं चाहिए। जो समय आप किल कर रहे हो उस समय में आप यहाँ आओ। अब जब आप बच्चे को कोई नई चीज़ मिलती है सीखने को, नई चीज़ की तरफ हर एक का आकर्षण होता है। जब नई चीज़ मिलती है तो वो एक तो उनको ये सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि मेरे साथ मिस हैपनिंग क्या हो रही है। भाई डिप्रेशन में बच्चा क्यों जाता है? या तो वो खाली दिमाग शैतान का घर, कुछ भी सोच रहा है उल्टा सीधा, तब वो डिप्रेशन में जाएगा। उसे ये सोचने का मौका ही नहीं मिलता। या बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, आजकल जो मुख्य कारण है कि उसके 93% आए, तेरे 90 क्यों आए? तो बच्चा डिप्रेस हो जाता है कि मैं क्या करूं, मुझे आगे कंपटीशन में जगह नहीं मिलेगी। गार्जियंस भी यही उसको धमकी देते हैं कि तू ये करेगा तो तेरा कंपटीशन में एडमिशन नहीं होगा, ना तू इंजीनियर बन पाएगा ना डॉक्टर बन पाएगा। तो मैं बच्चों में एक ये भावना आती है कि कोई बात नहीं, अगर मैं नहीं पढ़ पाऊँगा उतना, तो मेरे सामने और कम से कम 8 क्षेत्र खुले हुए हैं जिनमें मैं अपना रोज़गार कर सकता हूँ, जॉब कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो बहुत सीमा तक डिप्रेशन पे भी कंट्रोल होता है। फिर जब हम एक्सरसाइजेज कराते हैं, ध्यान लगाते हैं, ओम का उच्चारण कराते हैं। अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि हम कितनी जगह से बोल सकते हैं, तो आमतौर पे एक जवाब आएगा कि गले से बोलते हैं या होठों से बोलते हैं या मुंह से बोलते हैं। लेकिन थिएटर की भाषा में हम 5 जगह से बोलते हैं। हम पेट से बोलते हैं और वो 5 भाव आते हैं निकल के। तो ये सब चीज़ें जब उनको टेक्निकली पता लगती हैं तो उन्हें मज़ा आता है। अभी मेरे पास एक बच्ची आती है तो वो कहने लगी कि मैं कैसे करूं, मैं घर में करती हूं तो सब लोग कहते हैं कि तुम ओम 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 करती रहती हो हर समय। मैंने कहा कुछ मत करो, तुम पूजा करती हो? हाँ। आरती करती हो? हाँ। मैंने कहा ठीक है, तुम उस आरती में एक जो छंद है वो एक आवाज़ में गाओ। आपको ओम जय जगदीश करना है, आप पेट से बोलो ओम जय जगदीश हरे। दूसरा छंद बोलना है आपको, तुम बिन और न दूजा आस करूं मैं किसकी। आपका और होता है तुम अंतर्यामी प्रभु तुम अंतर्यामी। आप फिर अपनी ओरिजिनल आवाज़ में गाओ। इसके बाद आप उच्च स्वर में गाओ, हे प्रभु आनंद दाता। तो 3 पिच निकलती हैं। अब बच्चे को ये करने में मज़ा आने लगता है। उसकी वॉइस सुधरती है, उसकी पिच सुधरती है। उसको मतलब कहना चाहिए, जब स्पीच थेरेपी हम कराते हैं तो उसको फ़ायदा होता है इस चीज़ का। डायलॉग डिलीवरी के समय उसको अपना करेक्टर जीने में फ़ायदा होता है कि उस सौरो करेक्टर जी रहा है या हैप्पीनेस में है या लाउड बोलना है या उसको गंभीर आवाज़ में बोलना है। सारी आवाज़ें एक साथ निकल सकती हैं। तो इन सब चीज़ों से मुझे लगता है कि डिप्रेशन में बहुत सहूलियत होती है बच्चों को अपने ऊपर कंट्रोल करने की। एग्जैक्टली। क्योंकि सबसे ज़्यादा हम ये सिखाते हैं कि आपको मतलब रोना बहुत आसान है। आप थोड़ा सा दुख की बात सोचेंगे आपको रोना आ जाएगा। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आप हंसो, आजकल तो एक्सरसाइज कराई जाती हैं, बुजुर्ग लोगों को लाफिंग क्लब बन गए हैं। अगर हम उनसे कहें कि तुम हंसो तो बच्चा एकदम बैठे बैठे हंस नहीं सकता। हम उसको वो एक्सरसाइज कराते हैं कि आपको बिल्कुल लगेगा कि सामने वाला हंस रहा है, लेकिन वो सिर्फ जैसे मैं कहूँगी स्टॉप, वो नॉर्मल हो जाएगा। हंसी वैसे अगर शुरू हो जाए तो रुकती नहीं है, लेकिन इसे आप आर्टिफिशियल हंसी कह सकते हैं कि जब हंसना शुरू करता है सामने वाला ये जज ही नहीं कर सकता कि वो नकली हंसी हंस रहा है, एक्टिंग कर रहा है। लेकिन अगर वो डिप्रेशन में, हम उसको कहते हैं कि अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुम हंसना शुरू कर दो। हंसने से वैसे भी सारी नसें खुल जाती हैं और फिर आप मतलब कुछ वो कर पाते हो जो आप करना चाह रहे हो और आपसे हो नहीं रहा है। तो डिप्रेशन में बहुत फ़ायदा होता है इससे। एक चीज़ और मैम, क्योंकि आप एस्टैब्लिश हैं, आपको फैमिली सपोर्ट कर रही है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस चीज़ को सिखा पा रही हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे, कुछ युवा ऐसे होंगे जिनको इसमें करियर बनाना है, तो उनको आप कैसे, क्योंकि करियर के लिए उनको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एक सपोर्ट चाहिए और कुछ अर्न भी उससे करना चाहिए, तो आप कैसे उनको गाइड करेंगे कि आप किस तरीके से करियर और क्या क्या इसमें कर सकते हैं? देखिए, इसके 2-3 तरीके जो मैंने अब तक अनुभव किए हैं। एक तो यही है कि आप एमए थिएटर करिए और इसके बाद जॉब के लिए अप्लाई करिए, तो आपका जॉब सुनिश्चित है। अच्छा।
दूसरा, क्योंकि थिएटर में एमए बहुत कम जगह है और बहुत कम एमए थिएटर करते हैं लोग। वैसे भी कॉमर्स में इसमें उसमें बहुत भरे होते हैं लोग, लेकिन थिएटर अगर एमए करने की आप पूछे किसी से तो सोचता भी नहीं है बंदा कोई कि मुझे एमए थिएटर करना, बिल्कुल, है ना। तो आपको आराम से एडमिशन मिल जाता है। दूसरा ये है कि हम इतनी विधाएं सीखते हैं। जब हम एक्टिंग सिखा रहे होते हैं तो हमारे बीच से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी डायरेक्शन में रुचि होती है। बच्चे मुझसे खुद कहते हैं कि अम्मा मैं ये चाहता हूँ कि मैं भी कोई प्ले डायरेक्ट करूँ। तो ऐसे बच्चे की जब रुचि मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ ठीक है, शुरू में 2 प्ले में तो मेरे असिस्टेंट रहोगे। तो अगर मैं सिखा रही हूँ, चूँकि शुरू में तो हम एक एक बच्चे पे काम करते हैं, फिर जब पूरी टीम है तो ऑन स्टेज कम से कम 3-4 कलाकार होते हैं। तो ठीक है, 2 कलाकारों को मैं वाच कर रही हूँ, 2 को तुम वाच करो और लिखो कि क्या क्या कमियाँ उसने की। और इन द मीन टाइम अगर मैं उन पे जाती हूँ, मुझे कोई कमी दिखेगी, मैं भी लिखती हूँ। फिर मैं टैली करती हूँ कि देखो तुमने ये कमी छोड़ दी, तुम्हें सिर्फ 2 बच्चे मिले थे, उसकी ये कमी थी, तुमने इसे छोड़ दी। तो एक डायरेक्टर के लिए ये देखना कि बच्चा क्या कर रहा है उतना ज़रूरी नहीं होता। जितना ज़रूरी ये होता है कि वो क्या चाहता है और बच्चा क्या नहीं कर रहा है, वो उससे निकलवाना, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बच्चे अच्छे डायरेक्टर होते हैं। और कम से कम जो लोग ये सोचते हैं कि थिएटर टाइम किलिंग है, वो तो बिल्कुल नहीं है। आपके बच्चे में डेवलपमेंट ज़रूर होता है, चाहे उसके बोलने के तरीके में हो, उसके बिहेवियर में होता है। बहुत से बच्चे सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, तो वो जब डायलॉग डिलीवरी करते हैं झिझक होती है उनको, तो धीरे धीरे उनकी झिझक निकलती है और टीम वर्क भी सीखते हैं। टीम वर्क सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें, मतलब इतना डेवलपमेंट होता है बच्चे की। इसीलिए मैंने इसको थिएटर की अपेक्षा पर्सनालिटी डेवलपमेंट माना है कि ये नाटक नहीं है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स है एक तरह से। ये अगर आप अपने अनुभवों के आधार पर हमारे युवाओं को, हमारे दर्शकों को कोई मैसेज, कोई संदेश अगर आप देना चाहें, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगी, महिलाओं से भी पहले मैं महिलाओं से बात करूँगी, और मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं को कभी भी अपनी हॉबीज़ को दबा के नहीं रखना चाहिए। ये तय है कि अगर आपके अंदर हॉबी है तो आप अपने लिए टाइम निकाल लेंगी, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि आपके ऊपर परिवार की इतनी जिम्मेदारियाँ होती हैं और कुछ हमारे समाज का माहौल है। आपके हस्बैंड मना करेंगे, आपके बच्चे मना करेंगे, लेकिन ये मेरा अनुभव है कि अगर आप अपनी हॉबी को काम दे रही हैं, कार्य रूप में परिणित कर रही हैं और सही रास्ते पे जा रही हैं, तो धीरे धीरे परिवार की सपोर्ट मिलने लगती है। मुझे भी शुरू में प्रॉब्लम हुई थी परिवार से सपोर्ट लेने में, लेकिन आज मेरे हस्बैंड मेरी पूरी सपोर्ट करते हैं और सोसाइटी के लोग भी सपोर्ट करते हैं। आपका अपना नाम होता है तो आपको खुशी होती है, आपके परिवार वालों को भी खुशी होती है। तो आप अपनी हॉबी बंद मत कीजिए। और बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप कैरियर ओरिएंटेड होइए, लेकिन क्या अच्छा लगेगा कि जो आपकी हॉबी है वही आपको काम करने को मिल जाए, तो आप दुगने उत्साह से काम करेंगे, आप थकेंगे नहीं, आपको थकान का अनुभव नहीं होगा। और निश्चित रूप से जब थकान का अनुभव नहीं होगा तो आप क्वालिटी देंगे, और जब क्वालिटी देंगे तो आपकी मार्केट बढ़ेगी तो पैसा आएगा। तो ये काम करना चाहिए। और मैं आह्वान करती हूँ कि अगर कोई बच्चा कोई हॉबी रखता है, ख़ास तौर से लेखन में, कविता के क्षेत्र में, नाटक लिखने में, या कहना चाहिए वक्ता बनना चाहता है, आजकल नेता का माहौल चल रहा है, नेता बनना चाहता है, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मैं उसकी यथासंभव हेल्प करने की कोशिश करूँगी। तो बहुत अच्छा लगा मैम, आप हमारे सेट पर आई और इतनी अच्छी अच्छी बातें आपसे जानने को मिली। थिएटर के बारे में भले ही मुझे पसंद है, बट टेक्निकली जितनी चीज़ें आज आपने बताई, स्पीच थेरेपी और जो आपने पेट से, और ये सारी जो वॉइस का थेरेपी था, कमाल का था आपका। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा जी के साथ जो थिएटर को लेकर हमारी वार्ता थी, मुझे लगता है कि वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। और आपके आसपास आपके बच्चे या आपके पड़ोस में कोई अगर थिएटर को लेकर इंटरेस्टेड है तो आप मीनाक्षी जी को संपर्क कर सकते हैं। उनका कॉन्टैक्ट नंबर हम अपने डिस्क्रिप्शन में अवश्य देंगे। और इसी तरह से अपना प्यार और अपना स्नेह हमारे साथ बनाए रखिएगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।